जापान का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ खास तस्वीरें उभरती हैं। तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनें, रोबोट, चमचमाते हाईटेक शहर, एनिमे और दुनिया की सबसे व्यवस्थित मेगा सिटीज। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश ही भीड़ और रोशनी से भरा हुआ हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप जापान का नक्शा ध्यान से देखेंगे तो एक अजीब पैटर्न नजर आता है। देश छोटा है, आबादी बहुत ज्यादा है, जमीन की कमी है, फिर भी इसका बड़ा हिस्सा लगभग खाली पड़ा हुआ है। खासतौर पर पश्चिमी इलाका, जहां न टोक्यो जैसा घना शहर है, न लंबी फैली हुई अर्बन बेल्ट, ना ही उतनी हलचल। सोचिए, जब हर इंच जमीन की कीमत सोने जैसी हो तो कोई देश इतना बड़ा हिस्सा खाली क्यों छोड़ देगा? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे छुपी है भूगोल, इतिहास और प्रकृति की कोई बड़ी कहानी? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। चलिए समझते हैं जापान की असली कहानी। जापान में बहुत सी खूबियां हैं तो बहुत सी समस्याएं भी हैं, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात ना तो इसकी बूढ़ी होती जनसंख्या है, ना टेक्नोलॉजी और ना ही इसकी संस्कृति। सबसे हैरान करने वाली चीज है यहाँ रहने वाले लोगों का सेटलमेंट पैटर्न। जापान में इतने सारे आइलैंड्स हैं, मगर इसके बावजूद जनसंख्या कुछ गिने चुने इलाकों में ही सिमटी हुई है, और वो भी एक लगभग सीधी लाइन में। सवाल ये उठता है कि इतने एडवांस देश में जहां हर चीज का समाधान मशीनों में है, वहां लोग इतनी छोटी सी जगह में सिमट कर क्यों रहते हैं? अगर जापान की बात की जाए तो आज जापान की आबादी लगभग 12.3 करोड़ है और ये दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन क्या आपने कभी जापान का पॉपुलेशन डेंसिटी मैप देखा है? अगर नहीं तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आपको एक अजीब सी चीज नोटिस होने वाली है। दरअसल जापान के लोग पूरे देश में समान रूप से फैले हुए नहीं हैं, बल्कि वो एक लंबी, पतली और लगभग सीधी लाइन में रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी मैप को देखें तो ये पॉपुलेशन लाइन जापान के साउथ वेस्ट से शुरू होकर दक्षिण पूर्व तक जाती है। ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। इसके बावजूद इस लाइन के अंदर करीब 8 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप एक बार फिर जापान को ध्यान से देखिए। ये जापान की कुल जमीन का 10% से भी कम हिस्सा है, मगर इसके बावजूद उसी में देश की लगभग 2/3 से ज्यादा आबादी रहती है, जबकि बाकी बचे अप्रॉक्सीमेटली 90% इलाके में केवल करीब 4.3 करोड़ लोग रहते हैं। इसे समझने के लिए एक तुलना जरूरी है। अगर जापान की इस पॉपुलेशन लाइन की डेंसिटी की कंपैरिजन जापान के बाकी हिस्सों से की जाए तो ये लगभग 11 गुना ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है। ये डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये एरिया वेटिकन सिटी से भी ज्यादा घना बसा हुआ माना जाता है। जबकि जापान का बाकी हिस्सा आबादी के मामले में अमेरिका के कई कम घनत्व वाले राज्यों जितना ही है। मगर ऐसा नहीं है कि इस लाइन में सिर्फ लोग रहते हैं। असल में यही इलाका जापान की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेली यही पट्टी जापान की लगभग 70% से भी ज्यादा इकोनॉमी को संभालती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के लगभग सभी बड़े शहर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, राजनीतिक ताकत और इंडस्ट्रियल पावर, सब कुछ इसी एक कॉरिडोर के अंदर सिमटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लाइन का नाम क्या है? इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, कुछ टोकाइदो कॉरिडोर, लेकिन आमतौर पर इसे ताइहेओ बेल्ट कहा जाता है। इस बेल्ट के अंदर आपको जापान के लगभग सभी मशहूर शहर मिलेंगे। फुकुओका, हिरोशिमा, ओकायामा, कोबे, ओसाका, क्योटो, नागोया, शिजुओका, हमामात्सु और टोक्यो, यानी वो सभी शहर जहां जाना हर किसी का सपना होता है। लगभग सारे बड़े शहर इसी सीधी पट्टी में बसे हुए हैं, जबकि बाकी जापान में गिने चुने ही शहरी इलाके दिखाई देते हैं। अगर इसकी तुलना अमेरिका से करें तो वहां भी एक ऐसा इलाका है जिसे नॉर्थ ईस्ट मेगालोपोलिस कहा जाता है। ये वॉशिंगटन डीसी से शुरू होकर बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बॉस्टन तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। नॉर्थ ईस्ट मेगालोपोलिस की आबादी लगभग 5.3 करोड़ है, जबकि जापान की ताइहेओ बेल्ट में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं।
यानी एक ही लाइन में इतनी आबादी जितनी कई देशों में भी नहीं होती। अगर इस बेल्ट को अमेरिका के नक्शे पर रखा जाए तो ये वॉशिंगटन डीसी से शुरू होकर बोस्टन से भी आगे निकल जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि ये इलाका कितना विशाल और कितना घना है। इसी वजह से जापान की लगभग सारी आर्थिक ताकत और शहरी विकास इसी एक पट्टी में केंद्रित हो गया है। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। इतनी बड़ी आबादी और इतनी भारी गतिविधि का मतलब है भीड़, ट्रैफिक और ट्रैवल की बड़ी समस्या। पहले यहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक जाना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम था, मगर जापान की खासियत है कि वो प्रॉब्लम्स का समाधान तकनीक से निकालता है। दशकों पहले ही जापान ने इसका हल ढूंढ लिया था और उसी समाधान का नाम है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन नेटवर्क। आज टोक्यो से ओसाका की दूरी ये ट्रेन सिर्फ लगभग 3 घंटे में तय कर लेती है, जबकि अमेरिका में बोस्टन से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने में लगभग 6 घंटे 40 मिनट लग जाते हैं। यही फर्क दिखाता है कि जापान ने घनी आबादी को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी से उसे अपनी ताकत बना लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अमेरिका और जापान की इतनी ज्यादा तुलना क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम असली सवाल को भूल गए हैं? जी नहीं, हम सवाल को भूले नहीं हैं। तो चलिए अब असली सवाल की ओर आते हैं। आखिर जापान की आबादी यहीं पर क्यों सिमटी हुई है और बाकी देश का बड़ा हिस्सा खाली क्यों रह गया है? वेल, इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई रीजंस में छुपा हुआ है, जिसमें सबसे पहला रीजन है पहाड़, दूसरा रीजन समुद्र, तीसरा मैदान, चौथा इतिहास और पांचवा कारण समुद्री धाराएं हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी परतों से पर्दा उठाते हैं। जापान की बात की जाए तो जापान पहाड़ों का देश है। यहाँ पहाड़ों का एक जाल सा बिछा हुआ है। इनफैक्ट जापान दुनिया के सबसे ज्यादा पर्वतीय देशों में से एक है। जापान की लगभग 73% जमीन पहाड़ी है और केवल लगभग 25 से 27% इलाका ही रहने या खेती के लायक है। इसका मतलब ये है कि शहर बसाने के लिए जापान के पास ज्यादा जगह है ही नहीं। खेती के लिए मैदान कम है और सड़कें या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि जापान के लोग हमेशा से मजबूरी में उन्हीं सीमित समतल इलाकों में बसते चले गए और धीरे धीरे वही आज की ये पॉपुलेशन डेंसिटी बन गई। अगर आप जापान का टोपोग्राफिक मैप देखें तो आपको 3 बड़े फ्लैट एरिया साफ दिखाई देंगे। पहले नंबर पर आता है कैंटो प्लेन। कैंटो प्लेन जापान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मैदानी इलाका है, जो होन्शु द्वीप के मध्य पूर्वी भाग में है। ये लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें टोक्यो, चिबा, सैतामा और कानागावा जैसे प्रमुख प्रांत शामिल हैं। जापान की सबसे ज्यादा आबादी और औद्योगिक गतिविधियां जैसे किहीन औद्योगिक क्षेत्र इसी उपजाऊ क्षेत्र में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है। यहाँ 4.1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है किंकी मैदान, जिसे कंसाई के नाम से भी जाना जाता है। जापान के होन्शु द्वीप के दक्षिण मध्य भाग में एक प्रमुख मैदानी इलाका है ये, जो जापान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में काम करता है। इसमें ओसाका, क्योटो, नारा और कोबे जैसे शहर शामिल हैं, जो अपने प्राचीन मंदिरों, पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक महानगरों के लिए फेमस हैं। यहाँ लगभग 1.9 करोड़ लोग रहते हैं। तीसरा बड़ा मैदान है नोबी मैदान। ये जापान का एक प्रमुख और बेहद उपजाऊ मैदान है, जो नदियों की लाई गई मिट्टी से बना है और मध्य होन्शु के आइची और गीफू प्रांतों में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कीसो, नगारा और इबी, इन 3 नदियों ने मिलकर हजारों साल में इस मैदान को बनाया है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और ये इलाका चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। नागोया, जापान का एक बड़ा औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग केंद्र, जहाँ लाखों लोग रहते और काम करते हैं। अगर टोक्यो मैदान, कंसाई क्षेत्र और नोबी मैदान, इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 7 करोड़ लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों मैदान सीधे ताइहेओ बेल्ट पर ही हैं, यानी जापान की ज्यादातर आबादी, उद्योग और आर्थिक गतिविधि इसी एक पट्टी में केंद्रित है। सिर्फ मैदान ही नहीं, यहाँ मौजूद बड़े बड़े बंदरगाह इस क्षेत्र को और भी खास बना देते हैं। कई मायनों में ये जापान के लिए किसी प्राकृतिक जैकपॉट से कम नहीं है। उदाहरण के लिए टोक्यो बे, एक विशाल और सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह, जहां से जापान का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार संचालित होता है।
इसके अलावा ओसाका बे और नागोया बे भी हैं जो भारी मालवाहक जहाजों के लिए आदर्श माने जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन बंदरगाहों के ठीक पीछे समतल और विस्तृत मैदान है जहां शहर बसाना, फैक्ट्री लगाना और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बेहद आसान हो जाता है। ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बंदरगाह प्लस समतल जमीन प्लस आबादी जापान के दूसरे हिस्सों में लगभग नहीं मिलता। यही वजह है कि लोग और उद्योग स्वाभाविक रूप से यहीं केंद्रित होते चले गए। लेकिन तब एक सवाल उठता है, होन्शु का पश्चिमी हिस्सा आज भी अपेक्षाकृत खाली क्यों है? इसकी वजह भी भूगोल ही है। वहाँ बड़े बंदरगाह कम हैं, समतल मैदान सीमित हैं और ज्यादातर इलाका पहाड़ी और कठिन भू आकृति वाला है। ऐसी जगहों पर बड़े शहर और उद्योग खड़े करना महंगा और मुश्किल दोनों होता है। पैसिफिक तट पर गर्म समुद्री धाराएं बहती हैं, मौसम व्यापार के लिए अनुकूल रहता है और साल भर समुद्री नेविगेशन संभव है। यानी व्यापार और परिवहन के लिए ये इलाका कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, ये समुद्र जापान के भीतर फैला एक प्राकृतिक जलमार्ग है। यहाँ पानी शांत रहता है, तूफान कम आते हैं और 700 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप इसे सुरक्षित बनाते हैं। प्राचीन समय से जहाज इसी रास्ते से सामान ढोते आए हैं। असल में ये समुद्र सदियों तक जापान की आंतरिक व्यापारिक धड़कन बना रहा। कहते हैं कि ये किसी प्राकृतिक इंटरनल ट्रेड हाईवे की तरह है जिसने जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव दी। इतिहास ने भी इस पैटर्न को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। टोकुगावा शोगुनात के दौर में सत्ता का केंद्र क्योटो से हटकर एदो में स्थापित किया गया। वही एदो जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं। राजधानी बदलते ही जापान की आबादी का भूगोल भी बदलने लगा। सांकिन कोटाई प्रणाली के तहत हर दाइम्यो को हर दूसरे साल एदो में रहना अनिवार्य था। इस नियम ने पूरे देश को राजधानी से जोड़ दिया। दाइम्यो अपने साथ सैकड़ों सैनिक, नौकर और व्यापारियों को लेकर आते थे। उनके रहने, खाने, सामान और सेवाओं की जरूरतों ने एदो के आसपास बाजारों, सड़कों और व्यापारिक नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया। धीरे धीरे सड़कें बनी, इनर ट्रेड बढ़ा और आर्थिक गतिविधियां पैसिफिक तट के साथ साथ मजबूत होती चली गईं। यानी राजनीतिक फैसले ने सीधे तौर पर आर्थिक नक्शा बदल दिया। सिर्फ इतिहास ही नहीं, समुद्री धाराओं और जलवायु ने भी इसमें अहम योगदान दिया। कुरोशियो करंट पैसिफिक तट के पास से बहने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। इसी की वजह से टोक्यो और आसपास का इलाका सामान्य से ज्यादा गर्म रहता है। इसलिए यहाँ मौसम ज्यादातर साल भर ठीक रहता है। ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही बंदरगाह जमते हैं। नतीजा ये होता है कि यहाँ बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, जहाज़ों की आवाजाही आसान रहती है और व्यापार बिना रुके लगातार चलता रहता है। इसके उलट जापान का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं और भारी बर्फबारी से प्रभावित होता है। सर्दियों में यहाँ मोटी बर्फ जम जाती है, इसलिए इसे अक्सर स्नो कंट्री कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रांसपोर्ट, खेती और व्यापार तीनों मुश्किल हो जाते हैं। स्वाभाविक है, लोग वहां बसना कम पसंद करते हैं और यही कारण है कि समय के साथ ज्यादातर आबादी बेहतर मौसम, खुले बंदरगाहों और ज्यादा अवसरों वाले पैसिफिक साइड की ओर खिसकती चली गई। तो साफ है, जापान की ये सीधी पॉपुलेशन लाइन क्यों संयोग नहीं है। ये सिर्फ आधुनिक प्लानिंग का नतीजा भी नहीं है। दरअसल ये पहाड़ों, मैदानों, प्राकृतिक बंदरगाहों, इतिहास, राजनीति और जलवायु, इन सब के मिले जुले असर का परिणाम है। भूगोल ने रास्ता बनाया, इतिहास ने उसे दिशा दी और इंसानों ने उसी दिशा में अपने शहर और उद्योग खड़े कर दिए। आज हालत यह है कि जापान की जिंदगी, उसकी ताकत और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी ताइहेउ बेल्ट में धड़कती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।